नमस्कार। जब हम भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग की बात करते हैं तो गुप्त साम्राज्य का नाम सबसे पहले आता है। पर इस युग ने हमें सिर्फ महान साहित्य या विज्ञान ही नहीं दिया, इसने हमें एक ऐसी विरासत दी जिसकी छाप आज भी पूरे भारत में मौजूद है। और वो है मंदिर वास्तुकला का पहला सबसे स्पष्ट ब्लूप्रिंट। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे गुप्त काल ने आने वाले हजारों मंदिरों की नींव रखी। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव कितना बड़ा था। गुप्त काल से पहले धार्मिक वास्तुकला का मतलब होता था स्तूप या फिर पहाड़ों को काटकर बनाई गई गुफाएं। लेकिन गुप्तों के समय एक क्रांति हुई। पहली बार पत्थर और ईंटों का इस्तेमाल करके जमीन के ऊपर अलग से मंदिर बनाए जाने लगे। सोचिए, ये सिर्फ बनाने का तरीका नहीं बदला, बल्कि भगवान से जुड़ने का, अपनी आस्था को एक मजबूत आकार देने का पूरा नजरिया ही बदल गया। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों से होकर गुजरेगी। हम देखेंगे कि स्वर्ण युग की नींव कैसे पड़ी, एक टिपिकल गुप्त मंदिर के कौन-कौन से अंग होते थे, इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण कौन से हैं, कैसे इसी से नागर शैली का जन्म हुआ और आखिर में इसकी विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। ये वो दौर था जब वास्तुकला ने गुफाओं के अंधेरे से निकलकर खुले आसमान के नीचे एक नया ठोस रूप लेना शुरू किया। ये एक सृजन का समय था। ये वो मोमेंट था जिसने भारतीय वास्तुकला के इतिहास की दिशा ही बदल दी। पहली बार कारीगरों ने पहाड़ों को तराशने के बजाय एक-एक पत्थर और एक-एक ईंट को जोड़कर भव्य इमारतें खड़ी करनी शुरू की। और ये कोई अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे गुप्त शासकों का समर्थन था, आर्थिक स्थिरता थी और धर्म की एक नई समझ विकसित हो रही थी। यहीं से सही मायनों में भारत की मंदिर वास्तुकला की कहानी शुरू होती है। अब देखिए, गुप्त मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं थीं। इनके पीछे एक गहरी सोच थी, एक दर्शन था। इनकी खूबसूरती इनकी सादगी में थी। हर ढांचे में एक गजब का संतुलन था, जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। हर पत्थर में एक आध्यात्मिकता थी और कलाकारी इतनी महीन थी कि आज भी उसे देखकर हैरानी होती है। चलिए अब जरा एक गुप्त मंदिर की अनाटमी को समझते हैं कि आखिर ये बनता कैसे था। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि एक पवित्र नक्शा था। एक ऐसी वास्तुशिल्प भाषा थी जिसके कुछ ज़ादानी तत्व थे। किसी भी मंदिर का दिल, उसका केंद्र होता था गर्भगृह। इसका मतलब है गर्भ का घर। ये एक छोटा, अक्सर चौकोर और कम रोशनी वाला कमरा होता था, जहाँ मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी। ये वो जगह थी जहां भक्त और भगवान का सीधा संवाद होता था, इसीलिए इसे सबसे पवित्र माना जाता था। गर्भगृह के ठीक बाहर होता था मंडप। इसे आप एक तरह का असेंबली हॉल समझ सकते हैं। यहीं पर भक्त इकट्ठा होते थे, प्रार्थना करते थे और दूसरे धार्मिक अनुष्ठान देखते थे। इसी मंडप की वजह से मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक सामाजिक केंद्र भी बन जाता था। और फिर ये पूरी की पूरी पवित्र संरचना, यानी गर्भगृह और मंडप, एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते थे, जिसे जगती कहते थे। इसका मकसद सिर्फ मंदिर को एक ऊंचाई देना नहीं था, बल्कि उसे आम दुनिया से थोड़ा अलग, एक पवित्र स्थान के तौर पर स्थापित करना भी था। तो थ्योरी तो हमने समझ ली, अब देखते हैं कि प्रैक्टिस में, यानी जमीन पर ये मंदिर दिखते कैसे थे। अब हम कुछ उन शुरुआती मॉडल्स को देखेंगे जो आज भी उस दौर की कहानी बयां करते हैं। देखिए, 3 बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने हैं जो गुप्त वास्तुकला की पूरी यात्रा को दिखाते हैं। एक तरफ है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो पत्थर से बना है। इसका ऊंचा चबूतरा और शुरुआती शिखर हमें नागर शैली की झलक देते हैं। दूसरी तरफ है भितरगांव का मंदिर, जो पक्की ईंटों से बना सबसे पुराना बचा हुआ मंदिर है। और फिर है तिगवा का मंदिर, जिसकी सपाट छत और सादगी हमें गुप्त वास्तुकला के बिल्कुल शुरुआती रूप से मिलवाती है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि जब ये नए मंदिर बन रहे थे, तब भी गुफाएं बनाने की पुरानी परंपरा खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वो भी विकसित हो रही थीं। उदयगिरी की गुफाएं हमें हिंदू धर्म से जोड़ती हैं, जहाँ विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति है। तो वहीं दूसरी ओर अजंता की बौद्ध गुफाएं अपनी अद्भुत चित्रकारी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अब हम उस पड़ाव पर आते हैं जहाँ ये सरल सपाट छत वाले मंदिर एक विशाल और भव्य रूप लेने लगते हैं। यहीं से जन्म होता है नागर शैली का, एक ऐसी शैली जिसका दबदबा उत्तर भारत में आने वाली कई सदियों तक कायम रहा।
नागर शैली की सबसे बड़ी पहचान है उसका आसमान को छूता हुआ शिखर। अब ये शिखर बनता कैसे है? इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। सबसे पहले है गर्भगृह के ठीक ऊपर बना लंबा घुमावदार टावर, जिसे शिखर कहते हैं। उसके ठीक ऊपर एक गोल पत्थर रखा जाता है जिसे आमलक कहते हैं, और सबसे ऊपर जो मंदिर का मुकुट होता है उसे कलश कहते हैं। तो संक्षेप में नागर शैली को हम कैसे पहचानेंगे? एक ऊंचा घुमावदार शिखर, एक चौकोर गर्भगृह और बाहरी दीवारों पर बहुत ही डिटेल्ड नक्काशी। इन दीवारों पर देवी देवताओं, अप्सराओं और पौराणिक कथाओं को इस तरह तराशा जाता था कि मानो पूरा मंदिर ही पत्थर में लिखी एक कहानी हो। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने सबसे अहम हिस्से पर, इसकी विरासत पर। आखिर गुप्त काल के इन प्रयोगों का भारतीय इतिहास पर इतना गहरा और स्थायी असर क्यों पड़ा? इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये पहली बार हो रहा था। इससे पहले मंदिर बनाने का कोई तय नियम या व्यवस्थित तरीका नहीं था। गुप्त काल ने ही वो पहला व्याकरण तैयार किया, वो पहली रूपरेखा दी, जिसके आधार पर अगले 1000 साल तक मंदिर बनने थे। तो इस दौर की देन क्या है? इसने स्ट्रक्चरल मंदिर को पूजा का मुख्य केंद्र बना दिया। इसने नागर शैली के लिए वो सारे बुनियादी सिद्धांत तय कर दिए जिन पर बाद में बड़े बड़े मंदिर बने। इसने कला, धर्म और वास्तुकला को एक साथ मिला दिया। और संक्षेप में कहें तो इसने आने वाली सदियों के लिए उत्तर भारत के हर मंदिर का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। और अंत में सब कुछ इस एक वाक्य में सिमट जाता है। गुप्त वास्तुकला सिर्फ एक स्टाइल नहीं थी, ये भारतीय मंदिर वास्तुकला की वो नींव थी, वो आधारशिला थी जिस पर बाद में हमारी सभ्यता की आस्था और कला का एक शानदार महल खड़ा हुआ। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर गुप्त काल ने ये नींव रखी थी, तो फिर आने वाली सदियों के कारीगरों ने इसी पवित्र ब्लूप्रिंट को लेकर इसे खजुराहो और कोणार्क जैसे भव्य और जटिल मंदिरों में कैसे बदल दिया। खैर, ये एक अलग कहानी है जिस पर फिर कभी बात करेंगे।